हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी दिखाएगा कि हम नीरज वाजपेयी आज पता नहीं कहाँ गायब है। मैच देखने गए। सुना वीकेंड पे बहुत बिजी थे किसी रेस्टोरेंट में। उसके बाद से अभी तक ऑफिस पहुंचे ही नहीं है। आ जाएंगे, सेकंड हाफ तक आ जाएंगे। ठीक है, तो सुमित और मैं आपको 20 स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे जो सिर्फ आइडिया है कि आपकी स्क्रीन जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स उसमें ऐड करिए। अलग अलग खबरों की वजह से ये स्टॉक्स शायद आज रेडार पे रहेंगे। खैर, किस तरह की पिच पे हम दोनों के बीच एक मुकाबला होने वाला है, जरा वो कैमरा जूम करिएगा, हमारा पिच दिखाइएगा। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजार आज 1/4% या फिर करीब 50 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ सेशन की नए हफ्ते की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। पर फिर भी यूएस में ध्यान रखिएगा, वो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर आएगा 1% अक्रॉस बेंचमार्क्स दबाव के साथ। ये है पिच में थोड़ा सा ये देखिए आप ग्रीन कवर है। अब ये घास ही है, मेरे ख्याल से एल्गे तो नहीं है। तो ये घास वाली पिच है, थोड़ा सा स्पिन कर सकती है बॉल, तो हमें थोड़ा सा वॉच आउट करने की जरूरत है। ये देखिए थोड़ी सी जो शेड ऑफ ग्रीन नजर आ रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि यूएस थोड़ा सा डाइसी विकेट पर है। यूएस में वो पहले इन्फ्लेशन का डर था, अब फेड के एक्शंस के बाद प्योरली रिसेशन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था वीकेंड पे, गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है शायद 8% वर्कफोर्स जनवरी के महीने में रिड्यूस कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट से रिड्यूस करेंगे क्योंकि डर है जिस तरह का रिसेशन आने वाला है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। यही फियर्स स्ट्रीट में इस समय स्लो डाउन के, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग या रिसेशन, जिस तरह का वर्ड यूज करें, अभी तो किसी को पता नहीं कितनी हार्ड और कितनी सॉफ्ट होगी, लेकिन ये सब दिक्कतें सामने आती हुई, इसीलिए यूएस में फ्राइडे को फिर 1% का दबाव था। पर इस तरह के दबाव के बाद हम ग्रीन में क्यों ट्रेड कर रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी? क्योंकि हम जब क्लोज हो रहे थे फ्राइडे को, इतना ही प्रेशर ऑलरेडी था। 1% यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे, एक्चुअल सेशन में भी 1% की कमजोरी हुई, तो हम ऑलरेडी डाइजेस्ट करके गए हुए हैं। उसके सामने आज यूएस के फ्यूचर्स हल्के हरे में हैं, एशिया थोड़ा सा बेहतर कर रहा है क्योंकि सब डाइजेस्ट कर गए थे इस तरह का वीकनेस। तो आज थोड़े से रिस्पाइट के संकेत हैं और शायद इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी 1/4% ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन ऐसे में मूड मॉल दरअसल है कैसा, कितना इस हरियाली पे भरोसा कर? मैं एक चीज सोच रहा था, आप वीकेंड पे एक्सेंचर नहीं, वो गोल्डमैन सैक्स की 8% वर्कफोर्स रिड्यूस करने की बात के बारे में पढ़ रहे थे। मैं तो 2 सेकंड में बिरयानी ऑर्डर होती है इसके बारे में पढ़ने अरे भाई साहब, कहाँ ये सब चक्करों में पड़े, मैं कितना पॉपकॉर्न आता है, कितनी बिरयानी आती है, पढ़ने में लगा हुआ था। आइनॉक्स लेजर ने शेयर करी बड़ी कि हम एक जाने माने किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के भी मतलब उससे भी ज्यादा हमारे यहाँ खाने पीने पे वो गजब है। सबसे अल्टीमेट तो मुंबई से लेके वलसाड़ तक समोसे की लाइन बन सकती है। इतने समोसे एक साल में इतने, ये आप ऐसे बता देते हमें समझ में नहीं आ रहा। आप बेसिकली कह रहे हो आइनॉक्स लेजर अपने मल्टीप्लेक्स में इतने समोसे बेचती है कि अगर लाइन लगाए उन समोसों की तो मुंबई से लेके वलसाड़ तक की लाइन लगाई समोसों की, इतने समोसे बेचते हैं। असल में होता क्या है कि हर साल F&B कंजम्पशन है किसी भी मल्टीप्लेक्स के लिए, वो 48-50% तक आ गया। अब तो पहले 32-33% था, 40-45% तक पहले सिर्फ पॉपकॉर्न था। हाँ, अब वो बहुत सारी चीजें आ गई, प्रॉपर रेस्टोरेंट। तो उन्होंने जो कल एक रिपोर्ट, मतलब आइनॉक्स ने कल एक रिपोर्ट इशू करी है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हम 2.5 जो बोइंग 747 जो बिगेस्ट प्लेन है, उनके 2.5 प्लेन्स के वेट के बराबर तो हम सिर्फ नाचोस बेच देते। कितने स्विमिंग पूल्स की कोक बेचते हैं या पेप्सी बेचते हैं? 2 ओलंपिक स्विमिंग पूल की बराबर की कोक बेच दी उन्होंने पूरे साल में। तो इस तरह का मासिव फूड कंजम्पशन, वो भी आइनॉक्स में। अभी तो पीवीआर ने अपने नंबर नहीं रखे जो कि बड़ा प्लेयर है इससे, तो पता नहीं क्या ही जाएगा वो नंबर, और सिंगल स्क्रीन में क्या ही हाल होता होगा। लेकिन मतलब मैं वीकेंड में ये पढ़ रहा था और आप नौकरी जारी हो तो पढ़ने में लगे हुए। खैर, इसी के साथ एक स्विगी ने भी रिपोर्ट डाली है कि 50 लाख किलो के तो सिर्फ फल ऑर्डर हो गए 1 साल के अंदर। ये इंटरेस्टिंग हो, विजुअली सोशल मीडिया में प्रेजेंट करिएगा। हाँ, मैं भी करता हूँ इसके ऊपर। बहुत ही बढ़िया लगा, विजुअली बहुत अच्छा लगा। और वो देखना एक रिपोर्ट थी, जब सुमित ने शेयर करी थी, पढ़ने में मजा आ रहा था। उन्होंने कैसे पैरेलल्स ड्रॉ करे, हम कितना खर्च करते हैं, कितना बेचते हैं, और अगर हम ऐसा करें स्विमिंग पूल में भरें, बहुत ब्यूटीफुल रिपोर्ट है वो। तो वो आइनॉक्स ने खुद इश्यू किया, आप कभी पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़िएगा। खैर, लेकिन मैंने अब जो अपने 3 नाम जो मैंने रखे हैं, वो 3 नाम भी मेरे मल्टीप्लेक्स से ही हैं, क्योंकि ये पूरे चाहे पीवीआर हो, या फिर आइनॉक्स हो, या फिर सिनेलाइन हो, तीनों ही मल्टीप्लेक्स कंपनियों के ऊपर हम नजर रखेंगे। वीकेंड पे एक बड़ा डेवलपमेंट तो फुटबॉल मैच था ही, जिसको भी इन कैश किया इन कंपनियों ने, क्योंकि इन्होंने कुछ स्क्रीन डेडिकेट कर दी थी लाइव मैचेस के लिए, तो इसलिए भी एक क्रूशियल है। दूसरा एवेटार 2, ये एक और बड़ा इवेंट जो कि फ्राइडे को हुआ। 1500 करोड़ रुपया
इन्होंने ग्लोबली कमाया है और इंडिया इसका एक बड़ा पार्ट है जहाँ पर इन्होंने इतनी बड़ी पूंजी कमाई है। तो मूवी थिएटर्स में जो फ्राइडे को या ओवरहैंग चल रहा था, आप कह लीजिए थर्सडे फ्राइडेज के बीच में, वो कि जो है थोड़ा प्रेशर आएगा, नई बॉलीवुड मूवीज़ उतनी अच्छी नहीं करेंगी और शायद वहाँ प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको रिवर्स ट्रेड में आप देख सकते हैं मल्टीप्लेक्सेस स्पेस के अंदर, क्योंकि हो सकता है ये पूरा स्पेस आज बज़ करता हुआ दिखाई पड़े इसी न्यूज़ फ्लो के दम पर कि जो एवेटार 2 है उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग आता हुआ दिखाई पड़ा और जो ओपनिंग है वो शायद कैरी फॉरवर्ड हो और ईयर एंडर की तरफ जा रहे हैं हम, जो मूड है चीयर मूड है और इसमें अच्छे पिकअप मूवीज़ के अंदर आ रहे हैं। तो आइनॉक्स, पीवीआर, सिनेलाइन, ये तीनों मल्टीप्लेक्स कंपनियों के ऊपर आप नज़र रखेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ग्लोबली एवेटार 2 का देखने को मिला है और इंडियन मार्केट में भी जो उससे सारे शोज हैं सब बुक हैं। मतलब एक रेफरेंस के तौर पे अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ऐसे भी समझ लीजिए कि नॉर्मल मूवी का टिकट जो 1000 रुपया था वो मुंबई में कुछ थिएटर्स के अंदर 2 से 2500 तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मिनिमम साइड पे भी 1500 से 1800 के बीच में कहीं टिकट्स आ रहे हैं एवेटार, क्योंकि 3D है तो उस हिसाब से इसके टिकट्स के प्राइसेस भी हैं। तो ये तीनों मल्टीप्लेक्स कंपनियों के ऊपर आप नज़र रखनी होगी। पहले 3 ट्रेड मेरी तरफ से अगर मैं रखना चाहूँगा तो यही तीनों में, इनको आप ध्यान रख सकते हैं एटलीस्ट। अच्छा, मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है। अच्छा, कौन से वाले थे इन तीनों में से? इनमें से कोई एक था स्टैंडर्ड वो कंट्रीब्यूशन दे दिया है। हाँ। और मैंने फ्राइडे को पैसे पीवीआर रखी थी। आपने नहीं, आप 4 लोगों का टिकट। हमारा 4 लोगों का टिकट का कंट्रीब्यूशन जा चुका है। मैंने अपना एफडी तोड़वा लिया। एक एफडी तोड़वा चुका हूँ, लेकिन मैंने फ्राइडे को रखा था। मुझे भी लग रहा था एवेटार के कलेक्शन सॉलिड होने वाले हैं। जेम्स कैमरून साहब जो कैनेडियन डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद कहा है $2 बिलियन तो मेरा ब्रेक इवन है इस मूवी का। $2 बिलियन जब कमाएगी तब तो ब्रेक इवन करेगी, उसके बाद प्रॉफिट की बात होगी। इस तरह से स्पेंड हुआ इस मूवी पे। और एवेटार, हम लोग फ्राइडे को भी चर्चा कर रहे थे, आज तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस $3 बिलियन। आप खुद देखो, करीब 23,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ फीफा वर्ल्ड कप के उसमें पूरे में। एवेटार मूवी 1500 करोड़ तो ये कमा के दे रही है 3 दिन के अंदर, ये भी तो बाकी क्या ही जाएगा। उधर आइनॉक्स कह रहा है कि हम चांद तक पहुंचा देंगे, इतना पॉपकॉर्न खा चुके हैं। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी जा कहा रही, कहाँ है मंदी? और आप कह रहे हो कि ऐसे एक्सेंचर के नंबर कमजोर आ गए, गोल्डमैन सैक्स लोगों को नहीं कहा। ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक थीम पे तो हम अभी भी बैठ कर रहे हैं। ग्लोबली थोड़ी सी अभी इश्यूज आने शुरू होंगे। खैर, हमने करण तौरानी साहब से भी बात करी थी, वो इलारा वाले। अच्छा, 100 करोड़ रुपए इंडियन मूवी कमाती है, बहुत 100 करोड़ क्लब की मेंबर, 200-300। एवेटार 2 के लिए उनके प्रोजेक्शंस हैं 500-600 करोड़ रुपए इंडिया से कमाएगी। ये हाल है और बिल्कुल सही है। आमतौर पर ऐसी मूवीज का फायदा उठाया जाता है क्योंकि जिस तरह का ऑडियंस को कैटर कर रही होती है, टिकट प्राइसेस बहुत बढ़ा दी जाते हैं। बहुत महंगे टिकट प्राइसेस हैं एवेटार के। खैर, शुरुआत कर रहा हूं मैं सबसे पहले सन फार्मास्यूटिकल्स के साथ। रेट रख रहा हूं, पर ध्यान रखिएगा, हमें सबको ये पता है, तो सिर्फ एक सेंटिमेंट निगेटिव है। तो अब स्ट्रीट कैसे देखेगी इसको, ये अपन बाजार खुलने के बाद नॉट ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन सन फार्मा इसलिए रडार पे क्योंकि अपडेट आया वीकेंड पे कि यूएस एफडीए का वार्निंग लेटर हलोल फैसिलिटी के लिए आ गया इनके पास। वार्निंग लेटर कहता है इन्होंने जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नॉर्म्स के वायलेशंस करे हैं, ये उससे रिलेटेड है। पर ये पहले ही, जैसे दिसंबर के कुछ दिन पहले, अभी 8 दिसंबर के आसपास हमने इसको मेंशन करा था, तब वो इंपोर्ट अलर्ट पे ऑलरेडी डाल दिया गया था। अब वार्निंग लेटर आता हुआ, तो स्ट्रीट कुछ हद तक रिएक्ट कर चुकी है। सेंटिमेंट नेगेटिव है, सिर्फ इसलिए रेड लेके चल रहा हूं। ग्रीन रख रहा हूं शिल्पा मेडिकेयर को। एक और लॉन्च किया है इन्होंने टैबलेट्स का। ये टैबलेट जो है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाएगी। तो शिल्पा मेडिकेयर इन ग्रीन लेके चल रहा हूं और टाटा मोटर्स को इन ग्रीन रख रहा हूं। टाटा मोटर्स वैसे टीम में फ्राइडे को भी था। फ्राइडे को डॉक्टर रेड्डी तो टाटा मोटर्स थे। मैंने कहा था जाते जाते आपको पूरी तरह से वो प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, फ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। टाटा मोटर्स जाते जाते वैसे ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा चुका है क्योंकि इसमें आने थे पैसे $130-140 मिलियन, उसका फायदा हुआ। आज इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। अब ध्यान रखिए, आज से सेंसेक्स 30 का हिस्सा है। सेंसेक्स 30 का हिस्सा बनने के बाद आमतौर पर स्टॉक थोड़े से लैकलस्टर हो जाते हैं, वॉच आउट करने की जरूरत है। लेकिन टाटा मोटर्स में इनको इलेक्ट्रिक बसेस के लिए बेंगलुरु से ऑर्डर मिला है। 921 इलेक्ट्रिक बसेस का ये ऑर्डर है। रखिएगा इसको भी रडार पे। मैं इन सन फार्मा को छोड़ के शिल्पा और टाटा मोटर्स को ग्रीन लेके चल रहा हूं। सन फार्मा आज के लिए रेड। अच्छा, जो मेरी तरफ से अगले 3 नाम हैं उनमें आप रियल स्टेट, इंफ्रा, इसके ऊपर जरा नजर रखिएगा। जहां पर पहला नाम है कीस्टोन डेवलपर्स।
रीसेंट लिस्टिंग है, न्यूज़ फ्लोज आने शुरू हुए हैं कि राज दोषी एक्सपोर्ट के साथ इन्होंने एक करीब करीब 6067 स्क्वायर मीटर का एक लैंड है मुंबई में, माहिम में, जिसको ये रीडेवलप करने जा रहे हैं। और ये जो रीडेवलपमेंट है ये करीब करीब 2,85,000 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया है, जिसको ये रीडेवलप करेंगे। और ये 2023 कैलेंडर ईयर में ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो उस लिहाज से आप कीस्टोन डेवलपर पर नजर रखेंगे। ये हाल की ही लिस्टिंग है और न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिलीप बिल्डकॉन बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन स्टॉक है, 740 रुपये के आसपास के इसके हाइज हैं और वहाँ से टूटता हुआ स्टॉक जो है वो करीब करीब 150-200 रुपये तक के लोज और अब करीब करीब 230 रुपये की रेंज में कामकाज कर रहा है। न्यूज़ फ्लोज है क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बीट एंड डाउन है तो बहुत कुछ यहाँ पर अब खोने के लिए है नहीं, लेकिन जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं वो दो हैं। कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, 1647 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट जो है तेलंगाना में मिला है। NH-563 के की फोल लेनिंग के लिए ये एक पहला ऑर्डर है। और दूसरा, कंपनी ने ये बात फिर बोली कि इनको एक हैम प्रोजेक्ट मिला है जो कि इनका बसवंतपुर कर्नाटका के अंदर ये ऑर्डर है। ये दूसरा ऑर्डर है, करीब करीब 1590 करोड़ रुपए का है। तो दो बड़े ऑर्डर्स और क्रूशल पार्ट ये है कि ऑलरेडी बीट एंड डाउन सिचुएशन के अंदर कंपनी के लिए दो ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो उस लिहाज से आप दिलीप बिल्डकॉन में रखिए। इनफैक्ट इंफ्रा में वैसे भी बस बना हुआ है तो इंफ्रा के बस का भी एक इम्पैक्ट शायद यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। इसके अलावा इंफ्रा स्पेस की ही बात हुई तो दूसरा नाम भी HCC जो मैंने चुना है। इसमें रीसेंट मूव जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो IDBI की सेलिंग थी, जो कि मल्टीपल ब्लॉक डील्स के जरिए उन्होंने स्टेक बेचा था, वो अब ऑफ हो चुकी है, यानी कि वो पूरी हो चुकी है। और उसके बाद स्टॉक ऑलरेडी साल के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो शायद जो ये न्यूज़ फ्लोज है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज का सिलसिला, वो थोड़ा थमेगा और उसके बाद स्टॉक के अंदर जो तेज़ी का मूव है जो साल के ऊपरी स्तरों पर है वो शायद वापस रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। फंडामेंटल कुछ बदलाव हो रहे हैं लेकिन वो नंबर्स पे जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन सो फार आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे क्योंकि मोमेंटम में है, 2-3 दिन से चला हुआ और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है तो वापस शायद मोमेंटम रिज्यूम कर सकता है। तो उस लिहाज से आप HCC के ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। द फीनिक्स मिल्स, जहाँ फ्राइडे को नीरज वाजपेयी पाए जा रहे थे, इनका वीकेंड में अपडेट आया। इन्होंने लैंड एक्वायर करी है। नीरज जी का या फीनिक्स का? नहीं, अभी तो फिलहाल फीनिक्स मिल्स ने लैंड एक्वायर करी है। 7.22 एकड़ सूरत में, गुजरात में एक प्रीमियम रिटेल डेस्टिनेशन। खैर ये स्टॉक तो गजब है ही है रिटेल स्पेस का, और वो स्ट्रीट ने ड्यूली इसको जिस तरह के वैल्यूएशंस दे रखे हैं, जिस तरह का अभी भी बढ़िया उछाल बना हुआ है, सबको डिस्कवर्ड स्टोरी। लेकिन ठीक है, एक बड़ी अच्छी खबर आती हुई, सूरत जैसे इंटरेस्टिंग मार्केट में भी मॉल लॉन्च करने की तैयारी। लंबा जेस्टेशन पीरियड, अभी तो समय लगेगा उसमें, लेकिन रखिए रडार पे। खबर है इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। ऐसे ही एक 3i इन्फोटेक को इन ग्रीन रख रहा हूँ, 40-45 रुपए पे इस समय शायद होगा। 3i इन्फोटेक लेड कंसोर्शियम को रेलटेल से वाईफाई मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट मिला है। अब उस कंसोर्शियम में दरअसल एक तो 3i इन्फोटेक है, बाकी कुछ प्लेयर्स भी हैं। तो अब उस कंसोर्शियम में 3i इन्फोटेक का क्या स्टेक है ये क्लैरिटी नहीं है मेरे पास, ये अलग बात हो गई। पर इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि ये मोनेटाइजेशन के मिनिमम रेवेन्यू पोटेंशियल होगा 250 करोड़ रुपए का, कम से कम 250 करोड़ रुपए तो रेवेन्यू इस प्रोजेक्ट से मोबिलाइज करेंगे। अपसाइड पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। अच्छी खबर, इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। हालांकि आईटी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिन, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर्स थोड़े से अब स्ट्रीट डिवाइडेड है। कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि पॉजिटिव रफ थ्रू है इंडियन आईटी के लिए एक्सेंचर के नंबर्स, कि अभी भी गाइडेंस जस की तस रखी है। कुछ मेंशन कर रही हैं रिपोर्ट्स कि एक्सेंचर को जब आप नंबर्स को रीड थ्रू करेंगे, उनकी कमेंट्री सुनेंगे, तो थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स और बढ़ते हुए नजर आएंगे एनवायरनमेंट को लेकर, जो हम लोग स्लो डाउन की चिंताएं कर रहे हैं। तो मिक्स्ड है, पर फिर भी आईटी का एक और स्टॉक मेंशन कर रहा हूं, इन ग्रीन रख रहा हूं इसीलिए क्योंकि खबरों वाला है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस की आज बोर्ड मीट है। इस कंपनी का बोर्ड आज बायबैक पे विचार करने जा रहा है, तो अपनी स्क्रीन पे ऐड करिएगा। आज हरकत में आता हुआ शायद दिन के दौरान ये स्टॉक आए। खबर अच्छी है इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। लेकिन ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स, उन पर बातचीत। मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं।
तो मेरे दो सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच, और ससुर साहब और उनकी बहू रानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है, तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी, इन 3 रिश्ते। अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ इनकैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में एफडी कर दी। अब एफडी कर दी तो एफडी पे जो इंटरेस्ट था वो जाके पति साहब की इनकम में जाके जुड़ गया। अब पति साहब ने कहा भाई मैंने तो हार दिया था, ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? तो अगर शेप चेंज भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज भी हो जाती है दिए हुए अमाउंट की, तब भी वो क्लबिंग का नियम लागू रहता है। इसके अलावा एक्रीशन, किसी ने शेयर्स गिफ्ट किए पत्नी को, उन पे बोनस शेयर्स आ गए, एक्रीशन हुआ, कुछ जुड़ गया, वो भी जाके क्लब हो गया, उसके ऊपर बोनस शेयर्स जो मिले वो जाके क्लब हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आपने अगर कोई ऐसी चीज गिफ्ट की है और उस पर घाटा हो जाता है, तो अगर साहब प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं तो लॉस भी जुड़ेगा, लॉस भी बिल्कुल जुड़ेगा। एक इसमें और बारीकी है, और ये भी एक्चुअल केसेस बहुत सारे हुए कि क्लबिंग का प्रोविजन वहां लागू नहीं होगा जब तक आप पति पत्नी बने नहीं है। अब एक लड़का लड़की की रिश्ता हो गया था, फियांसी थी वो, तो शादी से 1 दिन पहले उन्होंने 10 लाख रुपए उनको दे दिए। अब उस 10 लाख से जो इनकम हुई वो क्लबिंग नहीं, जबकि अगले दिन वो पति पत्नी बन गए, पर वो एज ए फियांसी दे दिए गए। तो बिफोर मैरिज कुछ भी दिया जाता है वो क्लबिंग नहीं होती है। और क्लबिंग का सबसे पते की बात आपने यही बताई, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, इसमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। टैक्स प्लानिंग और लक्ष्मण, इसमें आप क्लबिंग में सेक्शन 54 जो कैपिटल गेन से बचने का है, आप उसका भी लाभ ले सकते। मतलब आपने कोई मकान गिफ्ट किया तो अब आपके में कैपिटल गेन क्लब होके आ रहा है, तो आप बाकायदा सेक्शन 54 में जैसे आप बचाते अपने मकान को, वैसे आप उसको बाकायदा बचा सकते हैं। एक एक्सेप्शन और बता देता हूं, काम की पति पत्नी की बातें आज बहुत चल रही हैं, वो ये है कि अगर पति पत्नी किसी पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर हैं, पर अपनी लियाकत और अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से पार्टनर हैं, फिर ये क्लबिंग लागू नहीं होगी। वरना आप पत्नी को पार्टनर आप देख रहे हैं सीधा सौदा, और करीब करीब 6 स्टॉक हम दोनों की तरफ से बताए जा चुके हैं। अगले जो 4 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको आज नज़र रखना होगा, उसमें एक नाम है मैक्स इंडिया का। इसको चुनने की सिर्फ एक ही वजह है कि यहाँ पर जो बाजार के बड़े निवेशक हैं पुरंजू वेलियत, उनकी तरफ से करीब करीब 2.5 लाख शेयर जो हैं वो खरीदे गए हैं। स्टॉक में कुछ हद तक मोमेंटम पहले ही आ गया था, 3-3.5% के आसपास की बढ़त बीते सत्र में भी आते हुए दिखाई पड़ी थी, लेकिन वो शायद मोमेंटम जो है, ये न्यूज़ फ्लोज जो है, उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। इसके अलावा आप TCS के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। डिस्पाइट IT स्पेस में आज एक्सेंचर के नंबर्स का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन इसके 2 तरीके के पहलू हैं। पहला, एक्सेंचर के नंबर्स जो हैं उनमें नंबर्स में इतना प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बात जो पहले से मेंशन कर रखी थी कि जो डिमांड साइड है वो थोड़ा सा वीक रहेगा, और उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ऑलमोस्ट ये सबको पता ही था कि शायद नंबर्स का इम्पैक्ट रहेगा। 1, 2, उन्होंने गाइडेंस के अंदर कोई फेरबदल नहीं किया। उन्होंने घटाने की बातचीत या घटती गाइडेंस, लेकिन वो घटा नहीं है। इनफैक्ट कांस्टेंट करेंसी जो ग्रोथ का नंबर था, उससे तो अनुमान से बैटरी साइड पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इसीलिए शायद बहुत कोई बड़ा डैमेज ना हो, और हो सकता है अगर रिवर्स हो गया ट्रेड तो TCS जैसी कंपनियां वैसे भी एक अच्छे पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, तो उस लिहाज से आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप TCS के ऊपर फोकस कर सकते हैं। एक एग्रेसिव बेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर आप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो 2 और नाम है, उसमें एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। बीते सत्र में बहुत ज़्यादा बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी थी। 3-3.5% के आसपास का डैमेज, सीवियर कट स्टॉक में देखने को मिला था, और 4.25% के आसपास का, और 900 रुपये पहुँच गया। 900 रुपये वही जोन है जहाँ से आमतौर पे पहले घूमता था, 905-907 के जोन्स पे, उसी के आसपास है ये। तो शायद यहाँ से पुल बैक ही आता हुआ दिखाई पड़े, बहुत डाउन साइड ना रहे, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। और स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग डिमांड, ईयर हाफ, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, ये सब चीज़ें वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री रहती हैं अदरवाइज, तो आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और लास्टली एक अशोका बिल्डकॉइन, जहाँ पे न्यूज़ फ्लोज हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। कंपनी ने एक करार किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF के साथ इन्होंने करार किया है, और साथ साथ जावरा नया गाँव एक टोल कंपनी के साथ भी करार किया है। ये करार किया गया है इनकी एक आम में हिस्सा बेचने को लेकर। करीब करीब
691 करोड़ रुपए को लेकर ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इनकी एसपीए है जिसके अंदर हिस्सा बेचने की बातचीत हो रही है। तो अशोका बिल्डकॉन वैसे ही फोकस रहेगा। तो आज पूरा इंफ्रा में दिलीप बिल्डकॉन, एचसीसी, अशोका बिल्डकॉन 3 नाम मैंने चुने हैं, तो उस लिहाज से आप इन तीनों पे नजर रखने होगा। अच्छा, क्विकली अगले 4 स्टॉक्स में चालो इन ग्रीन रखें। पहला है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, वो जो काफी सारे ब्रांड्स की रेस्टोरेंट चेन चलाने का काम करती है। फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है, परसों बोर्ड मीट है, अभी वीकेंड पे अपडेट आया 21 दिसंबर, आज 19 हो गई तो वेडनेसडे को बोर्ड मीट होगी। फंड रेजिंग की ये कंपनी कर रही है तैयारी। इन ग्रीन रख के चल रहा हूं उस बोर्ड मीट से पहले के लिए। राइट्स, वो सरकारी रेलवे की कंपनी, इसने करार करा है KOEL के साथ। दरअसल विदेशों में रेलवे रोलिंग स्टॉक्स वगैरह की एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिलकर तलाशने की तैयारी। रीसेंट करेक्शन IRCTC का ओवरहैंग के बाद होपिंग कि आज थोड़ा सा इन ग्रीन के शेड्स नजर आए इन स्टॉक्स में। GMM फॉडलर को इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। बहुत पिटा फ्राइडे को, पर एक्सपेक्टेड था जिस तरह का ह्यूज चंक और बड़े डिस्काउंट पे वो ट्रेड होना था। कल्मिनेट हो चुका है वो ओवरहैंग। GMM फॉडलर इंक जो है वो एग्जिट कर चुका है। पटेल फैमिली अब सोल प्रमोटर, तो एक बड़ा ओवरहैंग खत्म हो गया। अच्छा, उसमें पटेल फैमिली ने एक और करार कराया फॉडलर इंक के साथ 1% और अतिरिक्त स्टेक ये GMM फॉडलर में ले रहे हैं। तो अब मुझे लगता है आज शायद उभरना चाहिए फ्राइडे के उस प्रेशर के बाद। पर ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह का मैसिव चंक जब बिका है तो इंस्टीट्यूशंस की काफी हद तक एपेटाइट सेटिस्फाई हो चुकी है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने वैसे लार्ज ट्रेड में पार्टिसिपेट करा, वो एक्सचेंजेस पे अपडेट भी आ गए। IRCTC को इन ग्रीन लेके चल रहा हूं, हालांकि बहुत तगड़ा 680 रुपए का फ्लोर था। ये फ्राइडे जब बाजार का मूड बिगड़ा तो ये तो 672 तक गिरता हुआ नजर आया। पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा प्रेशर माउंट हुआ है। मुझे लगता है अब शायद सेलिंग थमती हुई नजर आए। नॉट नेसेसरली इन ग्रीन कर चले या मीनिंगफुल अपटिक्स आए, लेकिन रखेंगे रेडार पे, होपिंग कि GMM फॉडलर और IRCTC की ओवरहैंग्स हटने के बाद शायद स्लाइटली इन ग्रीन आज के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज कर पाए। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T, और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जहां नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं,
तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल इन दोनों हालात में चिंता करने लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए आप देख रहे हैं सीधा सौदा, और जो मेरी तरफ से 10 नाम है उन सभी में ही आपको मेजरली इन ग्रीन कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जहां पर मेजर जो शुरुआती 3 नाम है उसमें मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स को चुना गया है। आइनॉक्स, PVR, सिनेलाइन, तीनों के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। स्पेशली जिस तरह के वीकेंड पर ट्रैक्शन देखने को मिला है एवेटार 2 का, उसका एक इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़े, तो पूरे मल्टीप्लेक्स स्पेस के ऊपर आप नजर रखेंगे। कीस्टोन डेवलपर्स, जहाँ पर कंपनी एक करार कर रही है, उस करार के मद्देनजर स्टॉक के ऊपर शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बड़े ऑर्डर्स दिलीप बिल्डकॉन को मिले हैं तो वो ऑर्डर्स का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ इंफ्रा स्पेस में आप HCC, अशोका बिल्डकॉन, जहाँ पे न्यूज़ फ्लोज हैं उनका भी उन पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उनके ऊपर भी आप नजर रखेंगे। मैक्स इंडिया, बड़े निवेशक की एंट्री और उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एक्सेंचर के नंबर्स के बाद आप IT स्पेस पर नजर रखिएगा, कॉन्ट्रा कॉल हो सकती है तो TCS पे आप ध्यान रखिएगा। और लास्टली यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके ऊपर एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है बीते शुक्रवार की भारी बिकवाली के बाद, तो अदरवाइज भी स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। इकलौता जो रेड में रखा है वो है सन फार्मास्यूटिकल्स, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ सेंटिमेंट निगेटिव। वार्निंग लेटर पहले आ चुका था, अब US FDA गाज पहले गिर चुकी थी, वार्निंग लेटर का अपडेट आता हुआ। शिल्पा मेडिकेयर, एक दवा को मंजूरी मिली है, या लॉन्च की इन्होंने दरअसल दवा। टाटा मोटर्स को EV बसेस के लिए एक ऑर्डर मिला है, आज से सेंसेक्स 30 का वैसे हिस्सा भी बनेगा। फिनिक्स मिल्स लैंड एक्वायर करिए सूरत में, बड़ा चंग और एक मॉल बनाने की तैयारी। 3i इन्फोटेक को रेलटेल से इसके कंसोर्शियम को ऑर्डर मिला है। हिंदुजा ग्लोबल की आज बोर्ड मीट, बायबैक पे विचार। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स की बोर्ड मीट परसों, फंड रेजिंग की तैयारी। राइट्स, इन्होंने एक करार करा है एक्सपोर्ट्स को एक फर्दर थ्रस्ट देने के लिए। GMM फॉडलर IRCTC वो कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद शायद आज वापस इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आए। इस होप के साथ ग्रीन लेके चल रहा हूं इन दोनों ही काउंटर्स को।